बच्चों 10 मिनट में रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अब जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी कैथोड रे ट्यूब की मदद से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स जो है वो डिस्कवर्ड किए गए थे ई गोल्डस्टीन में। हुआ क्या था कि जो पॉजिटिवली रे पार्टिकल्स थे उनको डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन ने, और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई वो ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका जो मास है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1840 गुना ज्यादा है। थर्ड पार्टिकल है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जे चैडविक ने, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। वहीं पर अगर इसकी मास की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अब कुछ एटम्स के मॉडल थे। सबसे पहला मॉडल दिया आपका जे थॉमसन मॉडल, जो था प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो एटम है ना, वो जो स्फीयर है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ये मान लीजिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर जो चेरी है वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है तो एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। अब इसकी ड्रॉबैक क्या रहे? ड्रॉबैक ये रहे कि भाई ये स्टेबिलिटी प्रूफ नहीं कर पाया, और साथ साथ जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके रिजल्ट भी ये प्रूफ नहीं कर पाया था। अब हम आता है रदरफोर्ड के मॉडल। आखिर कौन से रिजल्ट थे रदरफोर्ड के? देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। हुआ क्या था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर थ्रो कराया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है कि जब हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब हम इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर थ्रो कराया। अब ऑब्जर्वेशन क्या रही? ऑब्जर्वेशन ये रही कि वो जो अल्फा पार्टिकल था मैक्सिमम टाइम वो उसमें से ऐसे ही निकल गया बिना किसी रिफ्लेक्शन के। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। कुछ थे जो थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ थे जो बहुत एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ थे जो रिबाउंड ही हो गए। वहां से इन्होंने कंक्लूड किया और कहा कि देखिए एटम का मैक्सिमम स्पेस जो है वो है एम्प्टी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो एटम का मास है वो पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो किसी फिक्स ऑर्बिट में करते हैं, इन्होंने ये नहीं कहा, और यही कारण बना कि इनके ड्रॉबैक का। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन के अंदर है, और कोई भी एक्सेलरेटिंग बॉडी एनर्जी लिबरेट करेगी, और अगर ये एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे न्यूक्लियस पर आ जाएगा, एटम स्टेबल हो जाएगा। तो इसको ये प्रूफ नहीं कर पाए, और इसको डील किया आपके बोर ने। अब आए आपके बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने कहा कि देखिए बात तो सही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो करते तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ही रिवॉल्व है, लेकिन वो किसी फिक्स ऑर्बिट में करते हैं, और फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिबरेट नहीं करता। इन फिक्स ऑर्बिट में वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। हाँ, अगर एनर्जी मिल जाए तो वो अपनी शेल से अगली वाली शेल में जंप कर जाएगा। ठीक है, इन शेल को इन्होंने कहा एनर्जी शेल। KLMN शेल थी। K शेल को कहा N की वैल्यू 1, L को 2, M को 3 और N को 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसका फॉर्मूला बोर और ब्यूरी ने दिया 2n²। मतलब किसी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं वो इस फॉर्मूले से पता लगता है, जिससे हम जानते हैं कि K शेल के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32। अब एक लिमिटेशन थी, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। क्या कि हर कोई एलिमेंट चाहता है कि उसकी बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो,
ठीक है। अब भले ही उसकी बाहर की शेल में 8 से ज्यादा कैपेसिटी हो, पर वो स्टेबल होने के लिए अपनी बाहर की शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को बांटना है अलग अलग शेल में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देंगे K को, फिर L, फिर M और बचे कुचे को N को, ठीक है। मान लीजिए आपका सोडियम, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 11, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है K शेल L M, तो सबसे पहले हम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन K को, दे दिए, बचे कितने 9। अब हम L को दे सकते हैं 8, हमारे पास 9 है तो हम 8 दे देंगे, बचा हुआ एक जाएगा M के पास, और ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई एटम कितनों के साथ कंबाइन कर सकता है स्टेबल होने के लिए, वो उसकी वैलेंसी है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने ले रहा है स्टेबल होने के लिए, वो भी उसकी वैलेंसी है, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, तो वो इतने ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और बनाएगा कैटायन। अब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वही उसकी होगी वैलेंसी, ठीक है। हाँ, अगर उसकी वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा 3 2 और 1, और ये होगी उसकी वैलेंसी, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, किसी एटम के अंदर कितना प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। हाँ, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, मतलब प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, और हम जानते हैं प्रोटॉन बराबर क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर वो एटम एक आयन है, चार्ज स्पीसीज है, उस केस में एटॉमिक नंबर बराबर होगा केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, हमें तो जान गई है कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो बचा गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो मास नंबर क्या है, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब किसी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका मास नंबर ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे, और फिर हम एटम का सिंबल। अगर मैं सोडियम को रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से वो रिप्रेजेंट हो सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पढ़ा था कि ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जिसमें कहा था कि एलिमेंट जो होंगे अगर सेम है तो उनके एटम भी सेम होंगे। अब आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या है कि भाई साहब ऐसे एटम, क्या ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, उनका मास अलग है, वो होते हैं आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। वहीं पर एक आता है आइसोबार। आइसोबार क्या है कि भाई अब की बार मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं आइसोबार। एग्जांपल कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास कितना है 40, और आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मास कितना है अप्रोक्सीमेटली 40। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आइसोटोप में कि आपको एप्लीकेशन बताना है आइसोटोप के। तो देखिए यूरेनियम के आइसोटोप को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, कोबाल्ट को हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, और आयोडीन का गॉइटर ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका चैप्टर 10 मिनट के अंदर कंप्लीटली रिवाइज। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।